नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत की पटरी पर चुनावी ट्रेन की रफ्तार इस बात से तय होती है कि रेस लगा रहे विरोधी कितनी स्पीड में है। एक तरफ भाजपा नगर निकाय के चुनाव में ट्रिपल इंजन का हर दिन जिक्र कर रही है, तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष ने आज मेट्रो ट्रेन का ट्रेलर दिखा दिया। इसने प्रचार के मैदान का माहौल गरमा दिया है। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार से पहले से ही चुनावी पारा चढ़ रहा था। अब अखिलेश यादव भी खुलकर शहरों की खाक छानने लगे हैं। सीएम योगी ने जहां दिन भर में 5 चुनावी सभाएं की, वो मुरादाबाद गए, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी पहुंचे और इसके बाद गोरखपुर में प्रचार किया। हर जगह उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी के इस नहले पर अखिलेश ने अपने अंदाज में दहला दे मारा। वो लखनऊ में गोमती नदी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां शहर का नाला नदी में मिलता है। यहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के शहरों की सफाई के दावे पर एक तरह से सवाल खड़े किए। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम को थम रहा है और तब तक मैदान में इस तरह के आर पार वाले कई दांव सामने आने वाले हैं। हर दांव के पीछे वोट बैंक का मजबूत समीकरण छिपा है। आज बात तो चुभेगी में मैं आपको इसकी हर खबर बताऊंगा और करूंगा इसका पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सीएम योगी ने आज अपनी हर सभा में जनता से एक सवाल किया। उन्होंने बार बार पूछा कि क्या वो भाजपा के उम्मीदवार को जिताएंगे। जवाब हां में था। मुख्यमंत्री योगी के चुनाव प्रचार का यह अंदाज बताने को काफी है कि वो सबसे ज्यादा जोर जनसंपर्क पर दे रहे हैं। उनकी कोशिश पहले चरण का प्रचार पूरा होते ही सभी 17 नगर निगम की दूरी तय करने की लगती है। मुख्यमंत्री योगी ने आज सपा पर चुभने वाले हमलों की बौछार की तो उनके निशाने पर बसपा और कांग्रेस भी थी। हालांकि सीएम योगी ने किसी विरोधी नेता का सीधे नाम नहीं लिया। दिल्ली से और लखनऊ से पैसा आएगा और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पैसा भी समय पे आएगा और पैसे का सदुपयोग भी हो पाएगा। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ाई है। फुल फॉर्म में प्रचार, सीएम योगी और अखिलेश में आर पार। पिछली सरकारों के समय शहर कूड़े के ढेर होते थे। हमने कहा शहर की पहचान कूड़े के ढेर से नहीं, हमारे नगरों की पहचान स्मार्ट सिटी से होनी चाहिए, स्वच्छता के साथ होनी चाहिए। लखनऊ को कचरा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। न केवल कचरा बनाया, नालियां नहीं साफ की, नाले गंदे कर दिए, नाले नहीं साफ किए। वही नाले नालियां गोमती में जुड़ जाती हैं, वही गोमती साफ नहीं की और वही गोमती गंगा में मिल जाती है। मुख्यमंत्री योगी की निकाय परिक्रमा। और यूपी को चंगा बनाए रखने के लिए तीसरी नगरीय निकायों की सरकार भी डबल इंजन की सरकार के साथ तारतम्य बना करके। राहुल प्रियंका पर सीधा अटैक, माया अखिलेश पर निशाना। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बउआ की जोड़ी, उत्तर प्रदेश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब उत्तर प्रदेश इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अखिलेश का मेट्रो कार। भारतीय जनता पार्टी ने काम रोक करके न केवल मेट्रो का प्रोजेक्ट रोका है बल्कि आम लोगों को सुविधा भी नहीं दी इन्होंने। सपा अध्यक्ष का अपनी सरकार का काम गिनाओ अभियान। मुख्यमंत्री तो इतने बुद्धिमान हैं, उनसे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कहेंगे तमंचा। उनसे कहो कि रिवर फ्रंट में जो पानी गंदा बह रहा है तो कहेंगे तमंचा। सीएम योगी का पलटवार, तुष्टीकरण नहीं अब सशक्तिकरण। एक डबल इंजन की सरकार, सबका साथ, सबके विकास के साथ, सबके विश्वास को और सबके प्रयास को लेकर हमने तुष्टीकरण नहीं, हमने सशक्तिकरण पर ध्यान
माफिया के नाम सीएम योगी का अल्टीमेटम अलार्म। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके। ट्रिपल इंजन बनाम मेट्रो कार्ड। निकाय के प्लेटफॉर्म पर भीषण भिड़ंत। बात तो चुभेगी। मुरादाबाद से प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और फिर गोरखपुर की दूरी एक दिन में नापकर सीएम योगी ने विरोधी खेमे तक ये साफ संदेश पहुंचा दिया कि उनके लिए यह चुनाव खासी अहमियत रखता है। मुख्यमंत्री योगी का यह अंदाज बताता है कि भाजपा चुनाव दर चुनाव जीतने के रिकॉर्ड को टूटने नहीं देगी। तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पब्लिक सब जानती है और वोटिंग के वक्त मतदाता भाजपा को सबक सिखाकर ही दम ले। मुरादाबाद से प्रतापगढ़ और फिर जौनपुर से वाराणसी तक सीएम योगी ने अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को युवाओं को तमंचा थमाने वाली पार्टी करार दे डाला। बुआ और बबुआ की पार्टियां क्या करती थी? युवाओं के हाथों में तमंचे पे ये लोग दिलाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने हर युवा को टैबलेट देने का कार्य किया। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट देने का कार्य कर रहे हैं। ये टैबलेट यूपी के युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगा। योगी जहां भी जा रहे हैं वहां 3 बातें जरूर बता रहे हैं। पहला, अपनी सरकार की उपलब्धियां। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले की चर्चा। और तीसरा, सपा, बसपा और कांग्रेस पर सीधा हमला। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बर्बाद कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश इनकी बपौती नहीं है। उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की बपौती है। ये जो चाहेगी वही होगा। योगी प्रतापगढ़ पहुंचे तो लोगों को यहाँ की एक पुरानी कहावत की याद दिला दी और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। जिस प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था कि 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, यानी अगर कोई 100 पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था। ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया। एटीएल बंद कर दिया। आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने मुंह मोड़ दिया। और विकास के कार्यों के बारे में क्या था, यहां तो फिरौती वसूली जाने लग गई थी। योगी ने बार बार दोहराया कि ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है जिससे शहरों का तेजी से विकास हो सके। नगर निकाय के चुनाव जनता को शासन की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का एक सशक्त माध्यम है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से और लखनऊ से पैसा आएगा और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नगर निकाय में भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई अगर चुनाव या बोर्ड होगा तो पैसा भी समय पे आएगा और पैसे का सदुपयोग भी हो पाएगा। सीएम योगी के हर चुभते तंज पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजरें टिकी थी। उन्होंने नहले पर दहला मारने में देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गंदगी दी है, नाले दिए हैं, हमारी नदियों को गंदा कर दिया और जो शहरों की सड़कें हैं उसमें जाम लगा दिया। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है और शहरों में सांड घूम रहे हैं। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने किया है नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर में सांड देखे सड़कों पर। जिस सड़क से गया उस सड़क पे सांड दिखाई दिए।
इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सांड के हवाले कर दिया। ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पानी के जहाज जैसी। इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं, लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। अब क्यों काम रोक दिया? अब तो बनाने वाला भी बीजेपी में चला गया। साफ है कि नगर निकाय का संग्राम अब जिस प्लेटफॉर्म पर है, उस पर ट्रिपल इंजन और मेट्रो में बड़ी रेस लगने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी का आज का तूफानी प्रचार गोरखपुर पहुंचकर थमा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सीएम योगी के लिए गोरखपुर इतना खास क्यों है। यहां भाजपा के लिए जीतना साख का कितना बड़ा सवाल है। भाजपा के लिए गोरखपुर क्यों है, मैं जरा इसको समझिए। पिछली 3 बार से लगातार भाजपा का मेयर बन रहा है। भाजपा लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन भी प्रचार में जुटे हैं। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की साख भी दांव पर लगी है। भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गोरखपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा ने मंगलेश श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने काजल निषाद को मैदान में उतारा। बसपा से नवल किशोर और कांग्रेस से नवीन सिन्हा प्रत्याशी है। आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी मेयर का प्रत्याशी उतारा। 7 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में भाजपा के सीताराम जायसवाल जीते थे। भाजपा ने इस बार मौजूदा मेयर का टिकट काटा है। तो ये गोरखपुर का गणित है। गोरखपुर नगर निगम के मुकाबले की बिसात कैसे है, अब आपको यह बता देता हूं। गोरखपुर नगर निगम कुल 80 वार्ड हैं। किसके कितने प्रत्याशी, जरा इसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भाजपा के 80 प्रत्याशी, यानी 80 में से 80। सपा ने भी 80 प्रत्याशी उतारे। बसपा ने 41 और कांग्रेस ने महज 29 प्रत्याशी गोरखपुर नगर निगम में उतारे हैं, जबकि वार्ड कुल 80 है। अब बात गोरखपुर के नगर पंचायत मुकाबले की। गोरखपुर में नगर पंचायत की 11 सीटों पर चुनाव है। 2017 में गोरखपुर में 8 नगर पंचायतें थी। 17 में भाजपा ने 3 नगर पंचायत सीट जीती थी। 2017 में बसपा को 1 सीट मिली थी। सपा का खाता नहीं खुला था। 17 में 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार गोरखपुर में पूरा सफाया बीजेपी करेगी। बढ़ते आगे सीएम योगी काशी में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सीएम योगी ने काशी के दौरे का नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब आपको बताते हैं भाजपा के लिए वाराणसी इतनी खास क्यों है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की अहमियत बढ़ी। पूर्वांचल की सियासत का सबसे बड़ा सेंटर है। 1995 से लगातार भाजपा का इस मेयर सीट पर कब्जा रहा है। वाराणसी के 3 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। वाराणसी से दयाशंकर मिश्र दयालु, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल मंत्री हैं। दक्षिणी विधानसभा से विधायक नीलकंठ तिवारी की साख भी दांव पर है। शहर दक्षिणी के कई वार्डों में भाजपा के बागियों ने मुश्किल बढ़ाई है। 2017 में भाजपा की मृदुला जायसवाल चुनाव जीतकर मेयर बनी थी। भाजपा ने इस बार मौजूदा मेयर का टिकट काटा है। भाजपा ने अशोक कुमार तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी नगर निगम में मेयर पद के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में। सपा ने ओम प्रकाश सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा ने सुभाष चंद्र मांझी और कांग्रेस से अनिल श्रीवास्तव प्रत्याशी है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अपना दल के ने भी मेयर प्रत्याशी उतारा है। 5 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वाराणसी की स्थिति है। बढ़ते आगे और अब आपको बता देते हैं कि वाराणसी नगर निगम की चुनावी बिसात कैसी है। वाराणसी नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं। किसके कितने प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 100 के 100 वार्ड में प्रत्याशी उतारे। समाजवादी पार्टी ने 99 वार्ड में, बसपा ने 45 और कांग्रेस ने 97 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं। वाराणसी में नगर निकाय चुनाव में प्रचार में मेट्रो का निर्माण सियासत के केंद्र में आ गया है। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो से सफर कर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने दावा किया कि योगी सरकार शहरों के आधुनिक विकास में फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में लखनऊ में मेट्रो का निर्माण हुआ, जहां तक हुआ था आज भी वहीं तक सिमटा है। अखिलेश यादव भाजपा पर तंज करने के लिए आज लखनऊ के सबसे बड़े नाले के पास जा पहुंचे। समाजवाद की सियासी धारा मेट्रो के जरिए निकाय के चुनावी रास्ते पर है। समाजवादियों की ये विकास यात्रा है और लोगों को याद दिला रही है कि समाजवादियों ने जो काम किया है वो भी आज दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर विकास का काम रोका है। मेट्रो जैसी सुविधा लखनऊ जैसे महानगर को मिलती, उस सुविधा को रोका है। बीजेपी ने अगर काम किया होता तो लखनऊ के चारों तरफ मेट्रो चल रही होती, लोगों को साफ, सुरक्षित
और खासकर महिलाओं को सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता, उसको भी रोक दिया सरकार ने। और न केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका, जितना विकास चल रहा था उसको भी सरकार ने रोका। विकास के मोर्चे पर अखिलेश यादव के मेट्रो वाले संदेश ने लखनऊ नगर निगम के चुनावी संग्राम में नई बहस का बिगुल फूंक दिया है। मेट्रो के जरिए अखिलेश यादव ने सियासी सफर कर भाजपा सरकार की उस कमजोरी को पकड़ा है जो भाजपा को कुछ ज्यादा ही चुभने वाली है। दरअसल भाजपा सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में लखनऊ में मेट्रो ट्रैक की लंबाई उतनी ही है जितनी सपा के कार्यकाल में थी। मतलब लखनऊ एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो को निकाय चुनाव में प्रचार के लिए चुना। आज आईपीएल इसलिए संभव है क्योंकि समाजवादियों ने वर्ल्ड क्लास एकाना दिया है स्टेडियम, और एकाना का मैच होना पूरे दुनिया में देखा जा रहा है क्रिकेट मैच। तो ये समाजवादियों ने जो लखनऊ को पहचान दी है, और लखनऊ के विकास के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ, जहाँ मेट्रो स्टेडियम या लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसके पक्ष में जनता मदद करे, समाजवादियों की मेयर जिताए। अभी तक जितने मेयर जीते हैं वो भाजपा ही जीते हैं, और भाजपा के मेयरों ने केवल लखनऊ को कूड़ा दिया, गंदी नालियां दी, नाले दिए। सपा सरकार में मेट्रो के निर्माण और शहरों की गंदगी को लेकर अखिलेश यादव पहले भी भाजपा सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। लखनऊ नगर निगम में अखिलेश यादव के प्रचार शंखनाद में भी यही तस्वीर दिखाई दी। खुद गोमती के किनारे वो उस जगह पहुंच गए जहां लखनऊ शहर का गंदा नाला आकर सीधे गोमती में मिलता है। ये कुकरेल का नाला देखो आप, ये बीजेपी के लोगों का विकास है। ये देखिए नाला, ये नाला जो है ये बीजेपी का विकास है। ये गंदगी शहर की, ये खुले नाले चले जा रहे हैं, और वो विकास जो हमारा था उसको भी खराब कर दिया इन्होंने। ये रिवर फ्रंट, ये आपकी मेट्रो, ये लखनऊ के विकास के और आगे ले जाते हैं। अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि शहरों की गलियों से लेकर नदियों की सफाई तक भाजपा सरकार फेल साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गंदगी दी है, नाले दिए हैं, हमारी नदियों को गंदा कर दिया, और जो शहरों की सड़कें हैं उसमें जाम लगा दिया। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है, और शहरों में सांड घूम रहे हैं। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने किया है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर में सांड देखे सड़कों पर। जिस सड़क से गया उस सड़क पे सांड दिखाई दिए। इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सांड के हवाले कर दिया। जाहिर है कि अखिलेश यादव की रणनीति लखनऊ नगर निगम चुनाव में सपा सरकार में हुए विकास कार्यों के आसरे माहौल तैयार करने की है। माना जा रहा है कि मंगलवार को जब अखिलेश यादव दूसरी बार लखनऊ में प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो शहर की सफाई और सपा सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर भाजपा सरकार पर और चुभने वाले वार कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक। बढ़ते आगे, ऐसा पहली बार नहीं है कि अब अखिलेश यादव ने मेट्रो निर्माण का मुद्दा छेड़ा है। इससे पहले भी अखिलेश यादव मेट्रो निर्माण को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब देखिए अखिलेश यादव के मेट्रो कार्ड के पीछे वजह क्या है। मेट्रो कार्ड के पीछे क्या वजह है? लखनऊ मेट्रो का निर्माण सपा सरकार में हुआ, भाजपा सरकार में नई लाइन का निर्माण पाइपलाइन में है। वाराणसी से में मेट्रो का निर्माण चल रहा है। 2023-24 के यूपी के बजट में 100 करोड़ आवंटित है। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास सपा सरकार में हुआ। 4 अक्टूबर 2016 को शिलान्यास किया गया। 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ निर्माण कार्य। 28 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ कानपुर मेट्रो। गोरखपुर मेट्रो के लिए 2021 में डीपीआर को मंजूरी मिली। डीपीआर में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। आगरा में 7 दिसंबर 2020 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। सपा का दावा, नए मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव भी उसकी सरकार ने डाली है। तो यह है मेट्रो दाव। बढ़ते आगे, और अब सवाल है कि मेट्रो के मुद्दे को अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के प्रचार के प्रतीक के रूप में क्यों इस्तेमाल किया, जरा इसको समझिए। मेट्रो रेल शहरी विकास का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर बड़े शहर के नागरिक की चाहत मेट्रो की होती है। युवा पीढ़ी को ऐसे मुद्दे ज्यादा लुभाते हैं। अखिलेश यादव इसी बहाने अपनी सरकार के काम को याद दिला रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट जिन शहरों में चल रहा है वहां के वोटरों पर नजर है। अखिलेश यादव की नजर कानपुर, गोरखपुर से लेकर काशी तक है। शहरी विकास के मोर्चे पर भाजपा को घेरना बड़ा मकसद है। सपा का दावा, एक्सप्रेसवे और मेट्रो बनाने में उसका मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में 100% जीत का लक्ष्य तय किया।
जिसके लिए पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह से शाम तक चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। इसी बीच एबीपी गंगा के कैमरे पर दिए गए एक बयान ने अखिलेश यादव को तिलमिला दिया है। ये भाजपा के निकाय विजय की हवाई उड़ान है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर के जरिए एक के बाद एक जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के सीधे निशाने पर हैं। सपा किसी भी सीट पर लड़ाई में नहीं है। सपा का खाता बंद हो चुका है। सपा की अराजकता से, गुंडई से, माफियागिरी से जनता ऊभी हुई है। उनके क्रियाकर्तों से हमारी बहनें परेशान थी। प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले लोग हैं, ठेका पट्टी लूटने वाले ये लोग हैं। इनके पास कोई नीति और एजेंडा सपा के पास नहीं है। ब्रजेश पाठक के चुभने वाले हमले से अखिलेश यादव तिलमिला गए। लखनऊ में जब उनसे उप मुख्यमंत्री के सीधे हमले पर सवाल किया गया तो उन्होंने तीखा तंज किया। कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, स्टेशन नहीं दे पा रहे हो। आप लखनऊ में शहर में देख लो, लाखों लोग बिना दवाई बिना इलाज के वापस चले जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों को न ऑपरेशन हो रहा है, न दवाई मिल रही है, न इलाज मिल रहा है। ऐसे उप मुख्यमंत्री का क्या फायदा? ऐसे उप मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जो मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं। आए थे मुख्यमंत्री से ऊपर काम करने के लिए, और देखिए मुख्यमंत्री ने कैसा किया, उन्हें डिप्टी सीएम बना करके बजट भी काट लिया उनका। इसलिए बजट का रोना रोए जा करके वहाँ दूसरे कामों पे न चर्चा करें। सियासत का ये वार पलटवार हर दिन तेज होता जा रहा है। भाजपा ने निकाय चुनाव में 100% जीत का लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने के लिए भाजपा के दिग्गज तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि सहारनपुर से सोनभद्र तक कई निकायों में सपा और बसपा कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। लखनऊ नगर निगम में अखिलेश यादव के मेट्रो वाले प्रचार ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, जिस पर ब्रजेश पाठक का सीधा और सपाट जवाब है कि जनता सपा और बसपा के बहकावे में आने वाली नहीं। कि समाजवादी पार्टी अराजकता, गुंडई, माफियागिरी की पर्याय बन गई थी। प्रदेश के जितने भी बैड एलिमेंट्स थे, सबका संरक्षण समाजवादी पार्टी करती थी। बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, व्यवसायियों को व्यवसाय करना मुश्किल था, उद्योगपतियों से चौथ वसूली होती थी, किसानों का शोषण होता था। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश अराजकता की आग में था। 1000 से अधिक दंगे हुए थे। इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और डेवलपमेंट के मोर्चे पर हम अव्वल दर्जे पर हैं। अगर बात करें, आपका गला भी बैठा हुआ है, लगातार आप जा रहे हैं, लगभग 20 जिलों का दौरा अब तक कर चुके हैं जब से निकाय चुनाव का शंखनाद हुआ। क्या फीडबैक मिल रहा है आपको, क्या लग रहा है? पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद जो तस्वीर साफ हुई है, बीजेपी हर जगह से आ रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है और भाजपा के प्रति लोगों का आकर्षण, आशीर्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। निकाय चुनाव में इस बार भाजपा की रणनीति बदली हुई है। भाजपा ने इस बार मुस्लिम समाज से आने वाले 395 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा निकाय चुनाव में मुस्लिम कार्ड के जरिए पसमानदा वाली रणनीति को एक बार परखना चाहती है, जिससे 2024 में जीत की रणनीति बनाई जा सके। क्योंकि भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और सपा का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में जीत दर्ज कर पाएगी? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जवाब सुनिए। आप रायबरेली में भी आपने प्रचार किया। ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जो कांग्रेस का गढ़ हम कहते हैं मानी जाती है, और 2019 में आप नहीं जीते। इसके लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? रायबरेली में हम चुनाव जीत रहे हैं। अभी आपने इतनी बड़ी संख्या में भीड़ देखी है और उसमें सभी जाति वर्गों का वोट मिल रहा है। हम रायबरेली में सभी सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं और इससे बेहतर स्थिति में कोई भी दल नहीं है। साफ है कि निकाय चुनाव में तूफानी प्रचार के साथ ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 360 डिग्री वाली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। चुनावी माहौल में निजी हमलों का दौर भी तेज हो चला है। एक तरफ अखिलेश यादव सीएम योगी के खिलाफ निकाय युद्ध में सीधी ललकार सुना रहे हैं, तो पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने सीएम योगी पर तीखा निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी जैसी भाषा बोलते हैं वो संत की भाषा नहीं हो सकती। इस पर सियासत गर्मा गई।
अफसोस इस बात का है कि इस तरह के वस्त्रों में जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो जो भाषा बोलते हैं वो किसी संत की हो ही नहीं सकती। सीएम योगी पर रामगोपाल यादव का ये सीधा निशाना बताने को काफी है कि सपा और भाजपा के बीच चल रहा जुबानी संग्राम अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। रामगोपाल यादव ने कर्नाटक में सीएम योगी के प्रचार पर भी तंज किया। उन्होंने यहां तक भविष्यवाणी कर डाली कि भाजपा के हाथ से कर्नाटक निकल चुका है। बीजेपी को अगर 30 या 40 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज है, और कांग्रेस वहाँ अकेली स्पष्ट बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। ये आम लोगों का रुख है और ऐसा लगता भी है कि इसमें सत्यता है कि प्रधानमंत्री वगैरह सब दिल्ली छोड़ के वहीं पड़े हुए, सब पड़े हुए, एवरी मिनिस्टर इज देयर। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि इस बार के निकाय चुनाव में यूपी में सपा की ही जीत होगी। उम्मीद है कि अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे तो यहाँ बेहतर व्यवस्था हो सकती है। इसलिए जो हम देख रहे हैं, चाहे वो इटावा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे आगरा तक में जहाँ हमारे कभी नहीं जीते, वहाँ भी हमारे उम्मीदवारों को बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। हमारे बगल में करेल है, मैनपुरी है, ये सारे हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव जीतने जा। रामगोपाल यादव ने बसपा पर भी तीखा तंज किया। सीधे सीधे पार्टी को भाजपा की बी टीम बता डाला। सारे लोग जानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं कहना। उधर सीएम योगी ने सपा की तरफ से हो रहे चुभने वाले हमलों के बीच ये साफ कर दिया है कि यूपी में ना तो कोई समीकरण चलेगा, ना ही जाति जमात की चुनावी सियासत। इस बार लोग सिर्फ विकास, रोजगार और सुरक्षा पर वोट डालेंगे। अब जाति के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, अब तो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर हमारा युवा, हमारा व्यापारी, हमारा नागरिक, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां तय करेंगी सत्ता को क्या करना है। उसको सुरक्षा की गारंटी देना सरकार का कर्तव्य है। सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। साफ है कि सियासत के निकाय वाले समर में अभी आर पार की जंग के कई अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे जैसे निकाय चुनाव के मतदान का वक्त करीब आ रहा है, भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की रफ्तार बढ़ाती जा रही है। आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके के सचान, सपा के 7 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह यादव समेत कई नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया। वहीं विरोधी कह रहे हैं कि भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, विरोधी दलों पर भाजपा की नेता तोड़ स्ट्राइक की रफ्तार बढ़ती जा रही है। भाजपा ने अब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके के सचान, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रह चुके मोहनीश त्रिवेदी और सपा के टिकट पर 7 बार विधायक रह चुके नरेंद्र सिंह यादव और मोनिका यादव को पार्टी में शामिल करवाया है। सभी को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। दावा है कि जो लोग राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। विपक्षी दल है, आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी की या अन्य जो दीगर दल हैं, उनके पास जनता में जाने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। जनता ने सभी विपक्षी पार्टियों को बुरी तरह नकार दिया है और सभी के शासनकाल को प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। सपा का मतलब गुंडई, अराजकता, दंगा और पूरी तरह से प्रदेश को खोखला कर देना, सरकारी संसाधनों की लूट। और मैं कह सकता हूं कि आप देखते होंगे जब कोई टेंडर निकलता था, आप 10-10 बंदूकें लेकर लोग कब्जा करते थे। खनन, जो हमारी खनिज संपदा है प्रदेश की, उसको लूटने का क्रम। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद भाजपा कई नेताओं को पार्टी में शामिल करवा चुकी है। 28 अप्रैल को शिवपाल यादव के करीबी रहे अजय त्रिपाठी मुन्ना भाजपा का दामन थाम चुके हैं। 27 अप्रैल को ही कांग्रेस नेता दिलप्रीत सिंह भाजपा में शामिल हो गए। उसी दिन योगेश द्विवेदी ने रालोद छोड़कर सीएम योगी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। 23 अप्रैल को शाहजहांपुर में महापौर प्रत्याशी अर्चना वर्मा भी सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई।
मतलब दल कोई भी हो, भाजपा की नजर हर एक पार्टी के नेताओं पर है। इस बीच लखनऊ नगर निगम में दिलप्रीत सिंह के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने पर राजनीति की चाल बढ़ गई है। खबर है कि कई कांग्रेस के नेता भाजपा के संपर्क में हैं, जिस पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। तो उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की हल्की फुल्की बातों को करता है तो इससे हम लोग को बहुत आघात पहुंचता है। कि आपने कांग्रेस के 12 उम्मीदवार किस आधार पर निकाल दिए, मैं जानना चाहता हूं। एक भी उम्मीदवार जो कि कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है उसने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। और अगर आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन के जबान पर वह राजनीतिक पार्टी जिसने देश की आज़ादी में अपना योगदान करने का काम किया, जिसने 70 सालों में इस देश को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, आप तो बेचने का ही काम कर रहे हो ना। बहरहाल भाजपा जिस तेजी से विरोधी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है, बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में और भी कई नेता भाजपा का दामन थाम लें। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर रामपुर के चुनावी मैदान में जुबानी शोले बरसाने लगे हैं। 10 मई को स्वार टांडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इसमें पहले 4 मई को जिले में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आजम के लिए ये वक्त परीक्षा का है। उन्हें यह साबित करना है कि उनकी सियासी जमीन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इस बीच नवाब काजिम अली खान ने आजम के खिलाफ अपना दल एस के उम्मीदवार शफीक अंसारी को खुला समर्थन दे दिया है। उन्होंने आजम पर चुभने वाले हमले भी किए। तुझे कमा करके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ, लो रामपुर वालों से चुनाव। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। राजनीतिक चुनाव था, पुलिस की ताकत पर शर्म करो। क्योंकि वो एक ही तो हथियार है जो बचा हुआ है, बाकी हथियार कहाँ है? सब पे तो जंग लग गया। एक ही ज़बान ही तो हथियार है जो इस पे जंग नहीं लगा है, और सब पे जंग लगा हुआ है। बदतमीजी करना, वो तो उसकी फितरत है। आजम खान लंबे वक्त से चुप थे, लेकिन अब खामोशी टूटी है तो आजम खान की जुबान शोले उगल रही है और इस पर नवाब काजिम अली खान का पलटवार सुर्खियों में है। देखो मारा ढेला सवार में क्या होता है जानते हो? बड़ा सेहतमंद कुत्ता लेकर आओ, मगर जंजीर पकड़ के रखो हाथ में, और फिर मारो ढेला, बड़ी जोर से भौंकेगा। जब पूरा भौंक चुके दोबारा ढेला मारो, फिर भौंकेगा, और एक वक्त आएगा कि तुम्हारे पास ढेले तो रह जाएंगे पर कुत्ते का मुंह खुलता हुआ नजर आएगा। की पार्टी ये कहती है कि हम मुसलमानों का समर्थन करते हैं। उसकी पार्टी ने तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का विनाश किया रामपुर में। हर इंसान पहले अपने घर को देखता है। रामपुर के बाहर क्या हो रहा है वो तो मैं बाद में देखूंगा, मगर पहले अपने घर को तो देखूं, अपने ज़िले को तो देखूं। और यहाँ कौन सी सरकार ने यहाँ सुकून पैदा किया, मैं तो उसके साथ हूँ। और जिस सरकार ने यहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए थे, मैं उसका विरोध करूँगा, और वही मैं करूँगा। आजम खान के निशाने पर कौन है समझना मुश्किल नहीं। आजम ने भले ही किसी पार्टी या फिर किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन आजम के बयानों ने भाजपा का पारा हाई कर दिया है। हमेशा वो उल्टा इसलिए बोलते हैं कि खबर बने, और कोई कारण नहीं है। उनको पता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। रामपुर का लोकसभा हम जीते हैं, रामपुर की विधानसभा हम जीते हैं। उलूल जुल बयानबाजी करके अखबार में छपना चाहिए। आजम खां भाजपा लोकसभा भी जीती है रामपुर की, भाजपा विधानसभा भी जीती है, और भाजपा 2022 के आम चुनाव में विधानसभा के 2 सीटें जीती है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के साथ हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस नीति से बौखला कर वो लोग इस तरह के बयानबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल रामपुर में चुनावी लड़ाई सिर्फ निकाय के मोर्चे तक ही सीमित नहीं है।
रामपुर में 5 नगरपालिका, 6 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहा है। इसके अलावा स्वार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। स्वार विधानसभा सीट पर आजम परिवार की साख दांव पर है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से विधायक चुने गए। वहीं नगर निकाय चुनाव में भी आजम खान के सामने चुनौती बड़ी है। ऐसे में जब लंबे समय से खामोश आजम खान ने भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, तो संदेश साफ है कि उन्हें किसी का डर नहीं। उधर नवाब परिवार खुलकर भाजपा गठबंधन के समर्थन में आ गया है। अलावा उस मालिक के न डरे थे न डरे हैं, बस उसी के आगे झुके थे, उसी के आगे झुकेंगे। ने पार्लियामेंट जीती है, विधानसभा भी जीती है और इंशाल्लाह ये चेयरमैन भी जीतेंगे। हर तरीके से मैं अब हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हूँ, और इस बार भी इस चुनाव में, क्योंकि इस विधानसभा से तो मैं खुद 4 बार विधायक रहा, तो इसलिए मैंने आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं मुख्यमंत्री के जो भी प्रत्याशी होंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। माना जा रहा है कि आजम खान चुनावी मैदान में उतरकर एक तीर से एक नहीं बल्कि 3 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, मुस्लिम समाज को संदेश ये कि आजम खान को सत्ता की नहीं बल्कि समाज की फिक्र है। दूसरा संदेश पार्टी नेतृत्व के लिए कि मुस्लिम मोर्चे पर उनसे मजबूत नेता कोई और नहीं। और तीसरा संदेश रामपुर में पैठ बनाने की कोशिश कर रही भाजपा के लिए ये कि रामपुर में आजम खान के सामने किसी और की जीत की राह इतनी आसान भी नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आजम खान इतने आक्रामक क्यों दिखाई दे रहे हैं। खराब सेहत के बावजूद उनका यह अंदाज कौन सा सियासी संदेश दे रहा है। आजम का आक्रमणकांड भाजपा की घेरेबंदी को तोड़ने का इमोशनल दांव है। चुनावी मौसम में कई बार इमोशनल बयान दिया। रामपुर में पकड़ बनाकर रखना बड़ी चुनौती है। आजम अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आजम को पता है कि उनके बयान सुर्खियां बटोरेंगे। सियासी रसूख कमजोर हुआ। आक्रामक रुख से बड़ी उम्मीदें। रामपुर जिले में 5 नगरपालिका और 3 नगर पंचायतें हैं। 5 नगरपालिका रामपुर, टांडा, स्वार, मिलक, बिलासपुर हैं। 2017 में रामपुर, मिलक और बिलासपुर में सपा जीती थी। 2017 में टांडा और स्वार नगरपालिका में निर्दलीय जीते थे। 3 नगर पंचायतें शाहबाद, मसवारी और कैमरी है। शाहबाद में सपा, मसवारी में भाजपा, कैमरी में कांग्रेस जीती थी। स्वार सीट का उपचुनाव इस बार आजम के लिए खास साख का सवाल है। नवाब परिवार को मनाकर भाजपा ने बड़ा दांव चला। अपना दल एस के शफीक अंसारी को नवाब काजिम अली खान ने समर्थन दिया है। बसपा नेता अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। अफजाल 2019 में गाजीपुर सीट से सांसद चुने गए थे। शनिवार को उन्होंने गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के 60 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता रद्द करने की चिट्ठी लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी कर दी गई। अफजाल अंसारी 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें जेल जाना पड़ा। पहली बार जब साल 2004 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था, तब कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था और इस बार गैंगस्टर मामले में वो जेल में पड़े। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गैंगस्टर केस में दोषी करार दिए गए अफजाल अंसारी के लिए संसद के दरवाजे बंद हो गए हैं। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में 16 साल पुराने गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड तथा अफजाल अंसारी को 4 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। कोर्ट में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित थे और अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। सजा होने के बाद अफजाल अंसारी जेल चले गए। कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाते हुए लोकसभा सचिवालय ने अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मतलब कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ अफजाल अंसारी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, बल्कि उनके सियासी करियर पर भी ब्रेक लगा दिया है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर मऊ और गाजीपुर की चुनावी सियासत पर पड़ सकता है, क्योंकि अगले ही साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का संदेश आ गया है।
भाजपा ने अभी से बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देना शुरू कर दिया है। मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो और जिस तरह से गुंडे माफियाओं के लिए ठीक किया जा रहा है, मैं कोर्ट के निर्णय की सराहना करता हूँ और इस प्रकार के निर्णय होते रहेंगे, गुंडे माफिया ठीक होते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता चैन के साथ लेती है। फिलहाल अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द होने के साथ ही गाजीपुर में सियासी हलचल बढ़ गई है। अब उपचुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात असदुद्दीन ओवैसी की, जो लगातार पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। निकाय चुनाव में वो ओवैसी की पार्टी हाथ आजमा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने आज मुरादाबाद में सभा की। उन्होंने मुस्लिम वोटरों को लुभाने का बड़ा दांव चला। ओवैसी ने सभा में अतीक अशरफ की हत्या का मामला उठाया और शूटरों का रिश्ता सीधे नाथुराम गोडसे से जोड़ दिया। ओवैसी ने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद। माफिया की हत्या के नाम पर ओवैसी ने नया संग्राम छेड़ दिया है, या यूं कहें कि धर्म की धुरी पर सियासत की दिशा को मोड़ दिया है। बुलडोजर चलना चाहिए था ना, तो बुलडोजर का नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, सबसे इंसाफ हो रहा। मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ, यही कथा। अब आप बताइए, आपके अकेले भैया ने कुछ नहीं कहा। हर एक अल्फाज में एक धर्म विशेष को संदेश है। कोशिश माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या और असद के एनकाउंटर के बहाने निकाय चुनाव में माइलेज हासिल करने की है। लगता है कि पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई। अब तो हद ये हो गई, हद ये हो गई कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है कि लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। असदुद्दीन ओवैसी की इस धर्म वाली कवायद के पीछे सबसे बड़ी वजह मुरादाबाद का धार्मिक समीकरण है। दरअसल मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 50% है। मुरादाबाद में 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतें हैं, जिस पर अब तक सबसे बड़ी दावेदारी भाजपा और समाजवादी पार्टी की रही है। इस बार सपा की पूरी कोशिश मुरादाबाद के नगर निकायों में विजय हासिल करने की है। ऐसे में ओवैसी ने मुरादाबाद के उमरी कला में बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी थी। ओवैसी ने आजम खान के बहाने सपा पर बड़ा हमला बोला है। मैं उस समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूँ जो चुनाव के दरमियान में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। जिनका आपने साथ किया, जिनको झोली भर भर कर आपने वोट किया, आज आप देखते हैं कि अपने एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर या फिर ट्विटर पर अपना बयान डाल देते हैं या फेसबुक पर अपना कोई पोस्ट कर देते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब असदुद्दीन ओवैसी ने सपा को निशाने पर लिया हो। इससे पहले एआईएमआईएम की ओर से सपा से नाराज बताए जा रहे शफीकुर रहमान बर्क को पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया जा चुका है। मैं बर्क साहब से तो यही कहूँगा कि साहब इतने साल का आपका तजुर्बा है, अगर वहाँ पे इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो हम आपको यहाँ पर मोहब्बत की यकीनन गारंटी देंगे उसमें कि यहाँ पर अपनी क़यादत के बीच में जब आप आएंगे और आपके तजुर्बे के साथ आएंगे, मैं तो ये चाहूँगा कि आप कल का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, आज छोड़िए और हमारे साथ आइए। हम दिल खोल कर, हम अपनी बाहें पसार कर आपको तो बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, पूरे खुलूस के साथ हम कबूल करेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी उसी दिन मुरादाबाद पहुंचे जिस दिन सीएम योगी ने वहां जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी की इस रणनीति को भी धर्म विशेष को साधने के सियासी प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि AIMIM की कोशिश यूपी में मुस्लिम मोर्चे पर पार्टी की पैठ मजबूत करने की है। इसके लिए ओवैसी को माफिया की हत्या के मुद्दे पर सियासत से गुरेज नहीं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।